हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ 3। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर आपका 110 है। 109 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जेईसी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, यूपी एसआई की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का सर्वाधिक विकास हुआ? इलबरी वंश में, खिलजी वंश में, तुगलक वंश में, लोदी वंश में। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राजवंश के अंतर्गत जो है कि बिजारत का सर्वाधिक विकास हुआ, तो ये हुआ आपका तुगलक वंश। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए तुगलक काल जो है बिजारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। और फिर हम लिखते हैं कि तुगलक काल में वजीर पद का न केवल महत्व बढ़ा बल्कि फिरोज तुगलक काल में ये शीर्ष स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? पतझड़ी, शंकुधारी, घास स्थल, उष्णकटिबंधीय। देखिए भूमध्य रेखा की बात की जा रही है। किस तरह के वन पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के निकट? तो ये वन पाए जाते हैं आपके उष्णकटिबंधीय। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये हमारी पृथ्वी है और ये बीचों बीच जो काटती है पृथ्वी को, ये है हमारी भूमध्य रेखा बोल सकते हैं या फिर विषुवत रेखा बोल सकते हैं, ठीक है। इनके निकट जो है कि क्या होता है कि साल भर उच्च तापमान रहता है और अत्यधिक वर्षा भी होती है, ठीक है। इसी कारण जो है कि यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। देखिए ये वन जो है ना विषुवत रेखा के दोनों तरफ ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ठीक है, इन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं ये, ठीक है। देखिए इसके मध्य जो है कि उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं वो जो है कि कांगो बेसिन मतलब जायरे बेसिन, अमेजन बेसिन, मलेशिया और इंडोनेशिया के द्वीपों पर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? सनाइया यमन, उलन बटोर मंगोलिया, अम्मान जॉर्डन, बिस्बेक तजाकिस्तान। देखिए ये देश का नाम दिया गया है और राजधानी का नाम दिया गया है इसमें। तो देखिए यमन की राजधानी जो है कि शनाइया या शना है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है आपका। दूसरा है मंगोलिया की राजधानी जो है कि आपका उलन बटोर है, ये भी सही है। तीसरा है जॉर्डन की राजधानी कहाँ पे है? तो अम्मान है, ये भी सही है। चौथा जो है कि आपका बिश्केक, ये जो है कि किर्गिस्तान की राजधानी है, ठीक है। और तजाकिस्तान जो है कि इसकी राजधानी जो है कि दुशाबे या दूशानबा, ठीक है, ये है। तो ये आपका गलत सुमेलित युग्म सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है, चीन का, जापान का, जर्मनी का, यूनाइटेड किंगडम का। देखिए रूर बेसिन ये जो प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है ये कहाँ का है? तो ये है आपका जर्मनी का। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है, ये जर्मनी का औद्योगिक क्षेत्र है। देखिए दरअसल रूर जर्मनी में प्रवाहित होने वाली एक नदी है, ठीक है, और इसके नदी घाटी में कोयला खनन उद्योग स्थित है। देखिए ये यूरोप का सबसे बड़ा विश्वविख्यात कोयला क्षेत्र है, जहाँ से जर्मनी के 80% कोयला जो है कि रूर क्षेत्र से निकाला जाता है। अच्छा ये बताइए कमेंट बॉक्स में हमें कि भारत का रूर किस प्रदेश को कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? ब्रुनई, कोलंबिया, केन्या, वेनेजुएला। देखिए नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4। तो भूमध्य रेखा पर अवस्थित है इनमें से कौन सा? तो ये बताना है। देखिए भूमध्य रेखा पे कितने देश अवस्थित हैं? तो भूमध्य रेखा पे लगभग जो है कि स्थल और जल पर विषुवत रेखा पे 13 देश जो है कि होकर के गुजरती है। 13 देशों से भूमध्य रेखा होकर के गुजरती है। वो देश कौन कौन है? तो हम मैप में एक बार उसको देखते हैं। देखिए ये है हमारा क्या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जो भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, दोनों एक ही है। इस पे 13 कंट्री कौन कौन है? तो इधर से देखते हैं। देखिए इसमें है आपका
इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। देखिए इक्वाडोर, कोलंबिया और ये ब्राज़ील, ठीक है। उसके बाद से है आपका ये यहाँ पे ये क्या है, तो साओ टोम और प्रिंसिप, ठीक है, ये है आपका। उसके बाद से आता है गैबन, ये है। कांगो गणराज्य आता है ये। उसके बाद से आता है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये वाला। उसके बाद से आता है आपका युगांडा, फिर आता है केन्या, उसके बाद से आता है सोमालिया, ठीक है। इधर आता है आपका मालदीव, उसके बाद से इंडोनेशिया और किरिबाती। तो ये टोटल कितने देश हैं, 13 देश हैं आपके, जो कि भूमध्य रेखा जहाँ से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, इसको देख लेते हैं ऑप्शन में। ब्रुनेई, कोलंबिया, केन्या, वेनेजुएला। तो देखिए उसमें जो है कौन कौन सा, देखिए ब्रुनेई तो नहीं है उसमें, कोलंबिया है और केन्या भी है, वेनेजुएला भी नहीं है, ठीक है, उन 13 देशों में। तो 2 और 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? बोर्निया, सेलीबीज, न्यू गिनी, तिमोर। निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो वो है आपका बोर्निया। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए यह राजनीतिक रूप से 3 देशों में विभाजित है। कौन कौन से देशों में विभाजित है? तो इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई, ठीक है। ये जो है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है और ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अच्छा, जब ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है तो पहला सबसे बड़ा द्वीप और दूसरा कौन सा है, आप लोग ये कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? गहन कृषि, सघन रेल परिवहन जल, खनिज तेल, विनिर्माण उद्योग। बाकू ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका खनिज तेल के लिए। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए बाकू ये जो है कि अजरबैजान में स्थित है और ये कैस्पियन और काला सागर के पास में ये पड़ता है, ठीक है। बाकू में जो है कि सबसे गहरे तेल के कुएँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है बेरोजगार व्यक्तियों से, गृहिणियों में बेरोजगारी से, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी से, किसी कार्य में जिसको कम व्यक्त कर सकते हैं। छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है, देखिए छिपी बेरोजगारी कहते हैं किस चीज़ को, इसको समझते हैं। देखिए वह स्थिति जहाँ पर लोग जो है कि प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे होते हैं लेकिन वह अपनी क्षमता से कम कार्य करते हैं, उनको हम छिपी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे इसका मतलब ऐसे समझिए कि इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग हैं लेकिन कम कार्य कर रहे हैं, ठीक है। कम लोग रहेंगे लेकिन अच्छे से कार्य करेंगे तो कम लोग भी उस कार्य को आराम से पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन कि किसी कार्य में जिसको कम व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की वृद्धि दर की रोजगार प्रत्याशिता बहुत कम है? विनिर्माण का, निर्माण, वित्तीय सेवाएं, मिश्रित खेती। ये पूछ रहा है किस क्षेत्र का वृद्धि दर की रोजगार प्रत्याशिता बहुत कम है? तो वो कम है आपका विनिर्माण का। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं को पारंपरिक और अपारंपरिक व्यवसायों में प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने वाले योजना का नाम है? किशोरी शक्ति योजना, स्वयं सिद्धा राष्ट्रीय महिला कोष, स्वावलंबन। देखिए महिलाओं को पारंपरिक और अपारंपरिक व्यवसायों में प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने वाली योजना का क्या नाम है? तो ये नाम है स्वावलंबन योजना। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य है स्वच्छ जल प्रदान करना तथा गांव में उसका प्रबंधन करना, गांव के प्रत्येक के लिए रोजगार उत्पन्न कर गरीबी दूर करना, गांव में स्वस्थ तथा परिवार नियोजन के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना, एंड फोर्थ ऑप्शन है गांव में प्रत्येक को साक्षर बनाना। तो देखिए ये अपना गांव अपना काम, ये योजना का क्या उद्देश्य है? तो इस योजना का ये उद्देश्य है कि गांव के प्रत्येक के लिए रोजगार उत्पन्न कर गरीबी दूर करना। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पास हुआ था? 1972 में, 1976 में, 1982 में और 1984 में। तो ये कब अधिनियम ये पास हुआ था? तो ये पास हुआ था 1976 में। देखिए, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 ये है। देखिए, बंधुआ मजदूरी होता क्या है? देखिए, वह ऋण चुकाने के लिए जो है ना, बंदा ऋणदाता के लिए, मतलब जो उसका मालिक होता है उसके लिए काम करता है, और वो उसी को हम बंधुआ मजदूर कहते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता था पहले कि बंधुआ मजदूरी जो ना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती थी। मतलब उसके लिए जो उसके पिताजी काम कर रहे हैं, उसके पिताजी चले गए तो फिर उनका बेटा भी वही काम करेगा, ठीक है। तो इस पे जो है कि रोक अधिनियम पास हुआ था इसमें 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है? उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्य में। तो भारत के संविधान के जो निर्माताओं का मत है वो निम्नलिखित में से किस में प्रतिबंधित होता है? तो वो होता है आपका उद्देशिका में। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए, उद्देशिका में लिखा गया ना कि हम भारत के लोग, यहाँ से शुरू होता है हमारा संविधान, और स्टार्टिंग का जो प्रस्तावना है वही उद्देशिका बोल सकते हैं या प्रस्तावना बोल सकते हैं, ठीक है। उद्देशिका का विचार कहाँ से आया है? तो ये आया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ये लिया गया है। देखिए, उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है? तो ये कहा है न्यायमूर्ति जो हिदायतुल्ला जी थे, उन्होंने कहा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, आंतरिक व बाह्य मामलों में सर्वोच्च व स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये हमारी संविधान में है। इसका सही अर्थ क्या है? तो देखिए, ये चीज़ें हैं कि आपका इसका मतलब ये होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है भारत, ठीक है। किसी के अधीन नहीं है क्योंकि भारत स्वतंत्र है। भारत अपनी जो आंतरिक मामला है या फिर कोई बाहरी मामला हो, मतलब कि विदेश नीति, इन सब चीज़ों को निर्धारित करने के लिए वह अपने किसी राष्ट्र से दोस्ती कर सकता है, मित्रता कर सकता है, या फिर उससे कोई संधि कर सकता है, और इन सब चीज़ों को करने के लिए भारत जो है कि पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आंतरिक और बाह्य मामले में सर्वोच्च व स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और धार्मिक न्याय। देखिए, भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना है उद्देशिका, उसमें 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। कौन कौन? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इन तीनों की बात की गई है, लेकिन धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। ये इसका उल्लेख उसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, मतलब भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और समता का अधिकार। देखिए, अनुच्छेद 15 की बात की जा रही है भारतीय संविधान की। देखिए, अनुच्छेद 15 आता है। देखिए, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि हमारे मौलिक अधिकार जो हैं संविधान में भाग 3 में रखे गए हैं, और 12 से 35 तक, ठीक है। इसमें जो अनुच्छेद 15 है वो किस में आता है? तो वो आता है आपका समता के अधिकार में, ये 4th वाला ऑप्शन में, ठीक है। ये है आपका कहाँ से कहाँ तक? तो ये 14 से है आपका 18 तक, ठीक है। उसमें ये 15 नंबर आता है। ये क्या कहता है कि धर्म, मूल वंश और जाति, लिंग आदि के आधार पे, ठीक है, या फिर जन्म स्थान के आधार पर जो कि विभेद जो है प्रतिषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है 600 मीटर, 6000 मीटर, 800 मीटर और 100 मीटर। तो गंगा नदी की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे है लगभग कितना? तो वो है आपका 6000 मीटर। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए,
ये गंगा नदी का जो जलोढ़ मृदा है उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी किस अपवाह का उदाहरण है? अनुवर्ती अपवाह, अक्रमवर्ती अपवाह का, पूर्ववर्ती अपवाह का और परवर्ती अपवाह का। गंगा नदी की बात की जा रही है, 21 अपवाह का उदाहरण है, तो ये है आपका पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए पूर्ववर्ती अपवाह होता क्या है? वह नदियाँ जो कि हिमालय पर्वत के निर्माण के पहले से उस स्थान पे वो बहती थी तथा हिमालय पर्वत के निर्माण के बाद भी पर्वत को काट करके जो है कि उस स्थान से घाटी में ये बहती है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि अपना मार्ग बिना बदले बहती है वो। ठीक है, वह पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती है। जैसे आपका हो गया गंगा नदी, सिंधु नदी, चेनाब नदी। देखिए हिमालय पर्वत से जो भी नदियाँ लगभग है ना निकलने वाली, वो लगभग सभी नदियाँ जो है कि आपका पूर्ववर्ती अपवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है गंगा नदी, नर्मदा नदी, महानदी, गोदावरी नदी। सबसे बड़ी वाह नदी की बात की जा रही है, तो कौन है? तो ये है आपका गंगा नदी। देखिए गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से निकलती है ये। वहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ पे जब निकलती है तो इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये देवप्रयाग में जब जाती है तो ये अलकनंदा से मिलकर ये क्या करती है कि गंगा का निर्माण करती है। देखिए इसकी पूरी लंबाई है आपका 2525 किलोमीटर। ठीक है, और ये कहाँ पे जाके गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। देखिए कल क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया है? अब्दुल रज्जाक, एडोर्डो बारबोसा, मार्को पोलो और निकोलो कॉन्टी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया है? तो ये किया है आपका एडोर्डो बारबोसा ने। देखिए ये 1516 ईस्वी में कृष्णदेवराय के शासनकाल में ये विजयनगर साम्राज्य में ये भ्रमण किया था और सती प्रथा का प्रचलन का उल्लेख किया है इन्होंने। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं हम। उत्तरी उत्तर प्रदेश में दलदली एवं वनाच्छादित भूमि को किस नाम से जाना जाता है? खादर, बांगर, भाभर और तराई। उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। ये दलदली एवं वनाच्छादित भूमि को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके, तो वहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं। और टेलीग्राम का भी यहाँ पे लिंक दिया गया है, यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की PDF प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप लोग डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।